गुड आफ्टरनून एवरीवन फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और साथ में रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप न्यू हैं और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, मैंने अपने यूट्यूब चैनल में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंडियन पॉलिटी, जो कि यूपीएससी, एसएससी, एलएलबी, बीएलएलबी, जुडिशरी, डिफरेंट एग्जाम्स में जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी लेक्चर सीरीज शुरू करी थी और उसमें मैंने काफ़ी लेक्चर्स बनाए भी हैं, जिसमें प्रियम्बल, हमारा आर्टिकल 15, इंदिरा सहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का लैंडमार्क केस। तो आज की इस वीडियो में मैं आर्टिकल 20 के बारे में डिस्कस करूंगा, विच डील्स विद द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस। और आज के इस वीडियो में मैं आर्टिकल 20 के जो फर्स्ट क्लॉज है, दैट इज फर्स्ट क्लॉज विच डील्स विद द एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, उसके रिगार्डिंग मैं आज डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं आर्टिकल 14 से लेके 32 तक। इन सभी फंडामेंटल राइट्स में से एक राइट आर्टिकल 20 में भी दिया गया है। वो क्या है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। स्टूडेंट्स, आर्टिकल 20 के 3 पॉइंट्स हैं, 3 क्लोज हैं, क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3। आज की इस वीडियो में मैं क्लोज 1 ही डिस्कस करूंगा, लेकिन आर्टिकल 20 का ओवरव्यू आपको आज इस वीडियो में दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आर्टिकल 20 है, आर्टिकल जो 20 है, ये एक ऐसा आर्टिकल है, ये ऐसा फंडामेंटल राइट है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होता। अगर हमारे देश में एमरजेंसी लगी हो, हमारे देश में आपातकाल की घोषणा हो, नेशनल एमरजेंसी लगी हो, राष्ट्रीय आपातकाल हमारे राष्ट्रपति के जरिए लगाया जाए, उस टाइम भी ये फंडामेंटल राइट ख़त्म नहीं होता। मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्टेड हैं, उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगी हैं बहुत सारी। फंडामेंटल राइट्स को एमरजेंसी के दौरान ख़त्म किया जा सकता है। अगर हमारे देश में आर्टिकल 352 के अंडर नेशनल एमरजेंसी लगा दी जाती है तो ऐसे टाइम पर हमारे फ्री स्पीच का जो राइट है, इक्वलिटी का जो राइट है, हमारे कहीं भी घूमने का जो राइट है, हमारा जो रिलीजन के राइट है, इन सभी को ख़त्म किया जा सकता है, सस्पेंड फॉर अ टाइम बिंग, जब तक एमरजेंसी है सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों, जो आर्टिकल 20 के जो 3 राइट हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एमरजेंसी के दौरान भी ख़त्म नहीं होते। इनफैक्ट आर्टिकल 21 जो है, राइट टू लाइफ, जो हम कभी आगे डिस्कस करेंगे, वो भी एमरजेंसी के दौरान ख़त्म नहीं होता, सस्पेंड नहीं किया जाता। एक तो आर्टिकल 20 के बारे में आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। दूसरा स्टूडेंट्स, आर्टिकल 20 का जो बेनिफिट है, आर्टिकल 20 का जो बेनिफिट है वो हमारे देश के सिटीजन्स को भी मिलता है, नॉन सिटीजन्स को भी मिलता है, एलियंस को भी मिलता है, चाहे वो दूसरे कंट्री के सिटीजन हो, चाहे वो हमारी कंट्री के सिटीजन हो, चाहे वो हमारी कंट्री के नॉन सिटीजन हो, अर्थात कंपनीज हो, कोई कॉरपोरेशन हो, कोई कॉर्पोरेट बॉडी हो, फैक्ट्री हो, कोई भी हो, आर्टिकल 20 का प्रोटेक्शन सभी को मिलता है। ये कुछ स्मॉल से फैक्ट्स हैं आर्टिकल 20 के रिगार्डिंग। आर्टिकल 20 में 3 क्लोजेज हैं स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, आर्टिकल 20 में 3 क्लोजेज हैं। सबसे पहला जो क्लोज है वो हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। आर्टिकल 20 का जो फर्स्ट क्लोज है वो हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। मैं क्या बोल रहा हूँ? हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है, हमें फंडामेंटल राइट देता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। दूसरा जो आर्टिकल 20 का दूसरा क्लोज है वो हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डबल जियोपार्डी।
डबल जियोपार्डी। और जो आर्टिकल 20 का थर्ड क्लोज है वो हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 20 का फर्स्ट क्लोज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से प्रोटेक्ट करता है, दूसरा क्लोज डबल जियोपार्डी से प्रोटेक्ट करता है और तीसरा क्लोज सेल्फ इंक्रिमिनेशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। आज की इस वीडियो में हम एक्स पोस्ट फैक्ट लॉज के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज कितने टाइप के होते हैं, आर्टिकल 20 का क्लोज 1 हमें कैसे इन लॉज से प्रोटेक्ट करता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी जरूर लगेगी। तो हम शुरू करते हैं आर्टिकल 20 क्लोज 1 के साथ। तो आर्टिकल 20 का क्लोज 1 की बात करते हैं। आर्टिकल 20 का क्लोज 1 क्या बोलता है? नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस। पहले यहाँ तक पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि एक व्यक्ति को किसी भी ऐसे काम के लिए कन्विक्ट नहीं किया जा सकता जो काम जब उसने किया था उस टाइम वो काम करना अपराध नहीं था। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि एक व्यक्ति को हम ऐसे काम को करने के लिए अपराधी घोषित नहीं कर सकते, कन्विक्ट नहीं कर सकते जिस काम को जब उसने किया था तब वो अपराध नहीं था, बाद में बन गया वो अलग बात है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अभी फॉर टाइम बिंग मान लो हमारे देश में मान लो घर से बाहर हम निकल सकते हैं, 2-3 व्यक्ति झुंड में इकट्ठे हो सकते हैं, सभी अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, एक लॉ पास कर दिया जाता है कि कोविड की वजह से 2 व्यक्ति इकट्ठे खड़े भी नहीं हो सकते, इकट्ठे खड़े होते हैं तो उनको जेल की सज़ा की दी जाएगी। तो मेरे दोस्तों जो व्यक्ति इस लॉ के बनने से पहले इकट्ठे खड़े होते थे उनके ऊपर थोड़ा ये लॉ एप्लीकेबल होगा, जिसके जरिए 2 व्यक्ति अब खड़े नहीं हो सकते इकट्ठे, वो ठीक है, आगे लोगों के लिए वो लॉ एप्लीकेबल होगा। पर जो व्यक्ति इस लॉ को एप्लीकेबल होने से पहले इकट्ठे खड़े होते थे उनको तो कैद नहीं किया जा सकता इस लॉ का बहाना देकर, नहीं ना। तो ये पहला पॉइंट यही बोलता है कि एक व्यक्ति को हम उस काम के लिए अपराधी घोषित नहीं कर सकते जो काम उसने उस टाइम किया था जिस टाइम वो काम करना अपराध नहीं था किसी कानून के अंडर। और दूसरा क्या बोलता है? नॉट शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी पेनल्टी ग्रेटर देन व्हाट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। दूसरा क्या बोलता है? ना तो उस व्यक्ति को ज़्यादा पेनल्टी मिलेगी, एनहांस पेनल्टी मिलेगी, बढ़ाकर पुनिशमेंट मिलेगी, उसे उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी जितनी जब उसने क्राइम किया था, ऑफेंस किया था, उसके लिए लॉ ने प्रिस्क्राइब करी थी, उसे उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी, उससे ऊपर की पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर आज मैं चोरी करता हूँ तो चोरी करने की सज़ा है 3 साल की जेल। तो अगर मैं आज चोरी करता हूँ और कल को कोई लॉ पास हो जाता है उसके जरिए चोरी करने की सज़ा 4 साल की हो जाती है, तो मुझे 3 साल ही मिलेगी, क्योंकि जिस टाइम मैंने क्राइम किया उस टाइम इसकी सज़ा 3 साल थी, 4 साल नहीं थी। क्या बोलने का मतलब हुआ? आर्टिकल 20 क्लोज 1 हमें एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से बचा रहा है। आर्टिकल 20 क्लोज 1 हमें ऐसे कानूनों से बचा रहा है जो कानून रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होते हैं, जो कानून रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होते हैं, पीछे से एप्लीकेबल होते हैं, जो कानून
पीछे से रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होते हैं, उन कारणों से हमें आर्टिकल 20 क्लोज 1 बचा रहा है। आर्टिकल 21 क्या होता है ये आपको लग गया पता, 20 का क्लोज 1 क्या होता है वो आपको पता लग गया। कोई बात नहीं, अगर नहीं लगा पता चल जाएगा। हम सबसे पहले शुरू करेंगे मीनिंग ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। मीनिंग ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, इनका मीनिंग क्या होता है, क्या होते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। तो स्टूडेंट, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज आर दोज लॉज विच डिक्लेयर एनी एक्ट एज एन ऑफेंस बट सब्सिक्वेंट टू द कमीशन ऑफ दैट एक्ट, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ वो कानून होते हैं जो किसी काम को, किसी करने को या ओमिशन को, एक्ट और ओमिशन को अपराध बना देते हैं, ऑफेंस बना देते हैं इस एक्ट के करने के बाद, वो होते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज वो लॉ होते हैं जो किसी काम को करने के बाद उसकी सजा को बढ़ा देते हैं, वो होते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज वो लॉ होते हैं जो किसी एक्ट के होने के बाद उस एक्ट के ऑफेंस को कैसे ट्राई करना है, कैसे कोर्ट में ट्रायल चलेगा, इसको चेंज कर देते हैं, ये होते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। अर्थात एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज वो लॉ होते हैं जो कुछ इंसिडेंट होने के बाद बनाए जाते हैं। ये वो लॉ होते हैं जो कुछ इंसिडेंट होने के बाद उस इंसिडेंट को अपराध का रूप दे देते हैं या उस इंसिडेंट के लिए पनिशमेंट एनहांस कर देते हैं, ये होते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। आपको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज का मीनिंग पता चल गया होगा। अब हम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के कैटेगरीज की बात करते हैं, काइंड की बात करते हैं, कितनी तरह का एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज होते हैं। काइंड्स, टाइप्स ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज क्या होते हैं। सबसे पहला, एक ऐसा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो किसी एक्ट के बाद होने पर उस एक्ट को क्राइम बना दे, मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज which declare an act or omission as an offense subsequent to the commission of act। पहली कैटेगरी क्या आ गई, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। वो पहली कैटेगरी वो आई, वो लॉज की कैटेगरी है जो किसी एक्ट या ओमिशन को ऑफेंस बना देते हैं उस एक्ट या ओमिशन के होने के बाद। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। फॉर एग्जाम्पल आज इस टाइम पर मान लो किसी को थप्पड़ मारना अपराध नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डोंट टेक इट कि अपराध है। मान लो अपराध नहीं है किसी को थप्पड़ मारा अपराध नहीं है। आज मैं एक्ट कर रहा हूँ, आज मैं एक्ट या ओमिशन कर रहा हूँ, ये अपराध नहीं है। कल क्या हुआ, पार्लियामेंट ने लॉ लाया और बोला थप्पड़ मारना अपराध है, 2 साल की सजा होगी। तो पहला क्या काइंड हो गया, ऐसे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज जो किसी एक्ट और ओमिशन के होने के बाद उसको क्राइम बना देते हैं। आज थप्पड़ मारा, कल एक लॉ ने इस थप्पड़ मारने को भी क्राइम बना दिया। एक तो ये हो गया। दूसरा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज विच एनहांस मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना। एनहांस द पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस subsequent to the commission of offense। दूसरी कैटेगरी क्या है, एक ऐसा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो किसी
ऑफेंस की सज़ा बढ़ा देता है उस ऑफेंस के होने के बाद। एग्जाम्पल, आज मैं चोरी करता हूँ, सज़ा है 3 साल। आज मैंने चोरी की, सज़ा है 3 साल। कल पार्लियामेंट में लॉ आया, अमेंडमेंट आई और चोरी करने से सज़ा बढ़ा कर दी 10 साल। कौन सा लॉ हुआ? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ हुआ, दूसरी कैटेगरी का। पहली कैटेगरी का क्या हुआ? एक एक्ट जो बाद में क्राइम बन जाता है और दूसरे में एक ऑफेंस जिसकी सजा बाद में बढ़ा दी जाती है। दोनों कौन से कानून हुए? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। तीसरी कैटेगरी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज which change the trial procedure, regarding an offense subsequent to the commission of offense। तीसरा क्या हुआ? एक ऐसा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो ऑफेंस हो जाने के बाद उसका ट्रायल का प्रोसीजर चेंज कर देता हो। फॉर एग्जांपल, आज मैंने ऑफेंस किया तो आज की डेट में प्रोसीजर ये है कि पहले एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट जाएगी 173 सीआरपीसी के अंडर, उसके बाद मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा। ये सब कुछ प्रोसीजर है मान लो, और अगर बाद में ट्रायल चलेगा, मुझे सज़ा मिल जाएगी, ख़त्म हो गया। ये प्रोसीजर है मान लो अभी इस टाइम पे, जिस टाइम पे मैंने क्राइम किया। लेकिन जब मैंने क्राइम किया उससे अगले दिन पार्लियामेंट एक लॉ पास करती है, एक लॉ बना देती है, और उस लॉ के जरिए क्या करती है? एक नया प्रोसीजर ले आती है मुझे मेरे केस को ट्राई करने का, कि जो चोरी करेगा उसको हम, कोई एफआईआर नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट ये होगा वो होगा, कोई प्रोसीजर नया ले आती है। तो ये होते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की कैटेगरीज। 3 कैटेगरी बताई मैंने आपको। पहली कैटेगरी वो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज जो एक एक्ट और ओमिशन के होने के बाद उस एक्ट और ओमिशन को क्राइम बना देते हो, ऑफेंस बना देते हो। दूसरी वो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की कैटेगरी जो किसी एक्ट के होने के बाद उसकी पनिशमेंट को बढ़ा देते हो। और तीसरी वो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की कैटेगरी जो किसी ऑफेंस के होने के बाद उसका ट्रायल का प्रोसीजर ही चेंज कर देते हो। तो हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे आर्टिकल 20 में जो ये दिया हुआ है, आर्टिकल 20 का जो क्लोज 1 है, उसके अंदर हमें फर्स्ट 2 कैटेगरी से प्रोटेक्शन मिलती है, तीसरी से प्रोटेक्शन नहीं मिलती। पहली 2 कैटेगरी से हमें प्रोटेक्शन दी गई है, इसको ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। किसी भी व्यक्ति को उस काम के लिए ऑफेंडर नहीं बनाया जाएगा, कन्विक्ट नहीं किया जाएगा जो जब उसने काम किया उस टाइम किसी कानून के अंडर अपराध नहीं था। और पहली कैटेगरी भी यही बोलती है। दूसरी उस व्यक्ति को ज़्यादा पेनल्टी नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा पेनल्टी नहीं मिलेगी जो जिस टाइम लॉ बना हुआ था, जिस टाइम उसने क्राइम किया उस टाइम लॉ के अंडर जो पेनल्टी थी उससे ज़्यादा पेनल्टी उसको नहीं मिलेगी। और दूसरा यही बात करता है, ज़्यादा पेनल्टी से हमें बचाता है। मतलब जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज आर्टिकल 21 में हमें बचाते हैं वो पहले 2 कैटेगरी ही हैं, 2 कैटेगरी से डील करता है, तीसरे से डील नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, तीसरे का मतलब क्या है बोलने का, कि अगर बंदा कोई आज चोरी करता है, उसका एक प्रॉपर ट्रायल का प्रोसीजर है, 2 दिन के बाद पार्लियामेंट में अमेंडमेंट आती है और ट्रायल का प्रोसीजर चेंज कर दिया जाता है और बोला जाता है कि ये जो नया ट्रायल का प्रोसीजर है ये आज से पीछे वाले केसेस के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। तो हो जाएगा, वो व्यक्ति आर्टिकल 20 में जाकर प्रोटेक्शन की डिमांड नहीं कर सकता। वो नहीं बोल सकता मुझे एक्स पोस्ट फैक्टो से लॉ से बचाओ, मुझे पुराने वाला ट्रायल ही चाहिए, नया वाला नहीं चाहिए, वो नहीं बोल सकता। क्योंकि आर्टिकल 20 में केवल 2 एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से बचाया गया है, यहाँ पे बाकियों से नहीं बचाया गया।
आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली कैटेगरी है लॉज डिक्लेयरिंग एन एक्ट और ओमिशन एज एन ऑफेंस सब्सिक्वेंट टू द कमीशन ऑफ द एक्ट। एक ऐसा कानून जो किसी काम के होने के बाद उस काम को अपराध बना देता हो, ऐसा कानून क्या होगा? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की पहली कैटेगरी में आएगा। और इस लॉ से हमें प्रोटेक्शन कौन कर देगा? आर्टिकल 20 का क्लोज 1 हमें प्रोटेक्शन देगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक केस हुआ था ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस था। और ये केस 1958 का था केस, यस 1957, सॉरी 1957। इस केस में क्या हुआ? एक्चुअली जो ब्राइब ऑफर करना 1948 में अपराध नहीं था। अगर कोई व्यक्ति किसी को ब्राइब ऑफर करता था तो 1948 में वो अपराध नहीं था। लेकिन क्या हुआ, बाद में 1952 में आईपीसी में अमेंडमेंट कर 165A ऐड किया गया, सेक्शन 165A ऐड किया गया। और इस सेक्शन में ये बोला गया कि अगर कोई बंदा ब्राइब ऑफर करेगा वो भी अपराध होगा। 1948 में ब्राइब ऑफर करना अपराध नहीं था। 1952 में अमेंडमेंट के जरिए ये बोला गया कि ऑफरिंग ऑफ ब्राइब विल बी क्राइम, विल बी ऑफेंस एंड विल बी पनिश्ड अंडर आईपीसी इंडियन पिनल कोड, सेक्शन 165A में ये बोला गया। ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में साफ साफ बोला गया कि जिन व्यक्तियों ने 1948, 49, 50, 51 इन सालों में जिन्होंने ब्राइब दी है, ऑफर करी है, वो इस लॉ के अंडर जो 165A है उसके अंडर गवर्न नहीं होंगे। अर्थात आर्टिकल 20 क्लोज 1 में इन सभी व्यक्तियों को प्रोटेक्शन मिलती है जिन्होंने ब्राइब ऑफर करी थी। पर करी कब थी? 1952 में जब लॉ बना उससे पहले ब्राइब ऑफर करी थी, उनके ऊपर 165A एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, लॉ एनहांसिंग पेनल्टी सब्सिक्वेंट टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस। कोई ऑफेंस हुआ और उसके बाद उस ऑफेंस की सज़ा को बढ़ा दिया गया, एनहेंस कर दिया गया। तो ऐसे कानूनों से हमें कौन बचाता है? आर्टिकल 20 क्लोज 1। अर्थात अगर आज किसी ऑफेंस की सज़ा कम है और आप अपराध आज कर रहे हो, कल को उसी अपराध की सज़ा बढ़ा दी जाती है, उस अपराध की सज़ा एनहांस कर दी जाती है कल को, तो आपके ऊपर वो कल वाला कानून एप्लीकेबल नहीं होगा। आपके ऊपर उसी दिन का कानून एप्लीकेबल होगा जो उस टाइम लागू था, एनफोर्स था, जिस टाइम आपने क्राइम किया। केस हुआ था केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ईयर है इसका, मैं ईयर बताता हूँ आपको। ईयर है 1953 सुप्रीम कोर्ट। ईयर है 1953 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ? इस केस में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एक पास हुआ 1947 में। 1947 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पास हुआ और इसके अंडर बोला गया अगर कोई करप्शन करेगा तो उसको इतनी सज़ा मिलेगी, इतना उसको फाइन मिलेगा। इस एक्ट में ये बोल दिया गया। व्यक्ति ने करप्शन करी 1947 में, जब ये एक्ट पास हो चुका था। लेकिन हुआ क्या? अभी उसका ट्रायल चला हुआ था, अभी कोर्ट में केस डिसाइड होना था। हुआ क्या? 1949 में 2 साल के बाद इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 में अमेंडमेंट लाई गई और ये बोला गया कि आपको फाइन भी पड़ेगा, आपको जेल की सज़ा भी होगी, जो 1947 में बताई थी एक्ट में। इसके साथ साथ एडिशन में और फाइन पड़ेगा। जितने अमाउंट की आपने करप्शन करी है ना, जो घोटाला आपने किया है, करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का, जितना घोटाला किया है वो भी साथ में आपको देना पड़ेगा। उतना अमाउंट भी आपको साथ में एडिशनल में फाइन के रूप में देना पड़ेगा, जितना करप्शन आप करना चाहते थे। अब जिसने 1947 में ऑफेंस किया था, जो केस थे केदारनाथ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, केदारनाथ ने केस ऑफेंस किया था 1947 में।
जिस टाइम सजा थी केवल फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, कोई एडिशनल फाइन नहीं था। 1949 में बाद में एडिशनल फाइन भी लाया गया, पर केदारनाथ जो थे कोर्ट हेल्ड दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड अंडर दिस लॉ एंड नॉट अंडर दिस लॉ। अर्थात क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पर्सन इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 20 क्लोज 1, पर्सन इज प्रोटेक्टेड अंडर क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 20 रिगार्डिंग एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। मेरे दोस्तों, ये तो हो गया कि अगर सज़ा एनहांस करी गई है, सज़ा बढ़ाई गई है। मान लो कोई एक्ट पास हो जाता है, कोई अमेंडमेंट पास हो जाती है और उस अमेंडमेंट के जरिए सज़ा बढ़ाई नहीं जाती, बल्कि एक मिनिमम सज़ा, मिनिमम पनिशमेंट फिक्स कर दी जाती है। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मिनिमम सज़ा, मिनिमम पनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल, पहले सज़ा होती थी 1 साल से 10 साल के बीच, अब नया कानून पास किया गया, उसमें बोल दिया गया 5 साल ही होगी, ना 10 होगी ना 1 होगी, 5 साल होगी। तो ऐसे कानूनों के ऊपर क्या एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज एप्लीकेबल होंगे? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज क्या एप्लीकेबल होंगे? मैं आपको केस का नाम बता देता हूँ। एक केस हुआ था, उसमें क्या हुआ बताता हूँ। मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस है 1980 का। देखो हुआ क्या था हमारे देश में, मैं बता दूं आपको, जब किसी को सज़ा होती है, डेथ पेनल्टी होती है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, तो हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो उस सज़ा को कम भी कर सकती है। अगर किसी को डेथ हुई है तो उस डेथ को ख़त्म कर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल सकती है, कम्यूट कर सकती है। अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है तो उसको कम्यूट करके 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितनी भी साल की सज़ा में तब्दील कर सकती है। हुआ क्या, हमारा ये सीआरपीसी का सेक्शन, सीआरपी सेक्शन 433 बोलता है, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो प्रोसीजरल लॉ है क्रिमिनल केसेस के लिए, उसका सेक्शन 433 क्या बोलता है कि अगर किसी को डेथ की सज़ा मिली है कोर्ट के जरिए तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डेथ से उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकती है, माफ़ कर सकती है। और किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब पूरी लाइफ जेल में बितानी पड़ेगी जब तक मर ना जाओ। तो इसको बदल कर 10 साल 20 साल जितना ठीक लगे उतनी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है बदल कर जेल की सज़ा दे सकती है। हुआ क्या, 1978 में, सीआरपीसी हमारा कब का है 1974 का, 4 साल बाद क्या हुआ 1978 में 433A ऐड किया गया, सीआरपीसी में अमेंडमेंट लाई गई और 433A ऐड किया गया, नया प्रोविज़न ऐड किया गया। इसमें क्या बोला गया कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, दोनों में से कोई भी हो सकती है, अगर वो सज़ा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम्यूट कर रहे हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट किसी को मिली है, उम्र कैद की सज़ा किसी को मिली है और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको कम्यूट करके कम लाना चाहती है, ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम 14 साल तो जेल में रहना पड़ेगा, 14 साल तो जेल में रहना पड़ेगा, इससे कम नहीं आप कर सकते। आप कम्यूट कर सकते हो ठीक है, पर 433A में बोला कि 14 साल तो फिर भी कम से कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम्यूट करके आप 15 साल की कर दो, 16 साल की कर दो, 20 की कर दो, 14 की कर दो, इससे कम नहीं कर सकते, इससे कम नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया गया, एक लॉ बनाया गया, लॉ बनाकर क्या किया गया, लॉ बनाने के बाद एक मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर दी, एक मिनिमम पनिशमेंट बता दी गई। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में चला जाता है कि जब मैंने क्राइम किया था तो स्टेट गवर्नमेंट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट को ख़त्म कर 10 साल तक की सज़ा देने का भी राइट था, अब 14 साल की देनी ही पड़ेगी, मतलब मुझे सज़ा 10 साल के अलावा 14 की मिल रही है, 14 ईयर्स की सज़ा मिल रही है, मुझे ज़्यादा सज़ा मिल रही है मुझे, और ये आर्टिकल 20 का वायलेशन है। क्या वायलेशन होगा? नहीं होगा,
नहीं होगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर किसी कानून के जरिए किसी ऑफेंस की सज़ा को प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है, मिनिमम इतनी ही मिलेगी, इससे ऊपर कम नहीं हो सकती, इतनी मिलेगी, मिनिमम इतनी मिलेगी, प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है मिनिमम सज़ा को, दैट विल नॉट बी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20। ये हेल्ड हुआ इस केस में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखो जो तीसरा पॉइंट है, इसमें मैंने बेनिफिशियल एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की बात करी है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज क्या होते हैं? किसी एक्ट के होने के बाद बनाए गए लॉ। और बेनिफिशियल एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होंगे? जो एक्यूज्ड को बेनिफिट देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। ए ने मान लो चोरी करी आज क्या तारीख है? आज जो मान लो 1 जनवरी को करी, 1 जनवरी 2020 को चोरी करी ए ने। उस टाइम चोरी की सज़ा थी 3 साल की जेल। हुआ क्या? 1 तारीख को चोरी करी, 1 फरवरी को क्या हुआ? 1 महीने के बाद 2020 को अमेंडमेंट लाई गई और चोरी की सज़ा कर दी गई 3 साल से कम कर 1 साल। चोरी की सज़ा कर दी गई 3 साल से कम कर 1 साल। अब ये कैसा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है? बेनिफिशियल है। एक्यूज को बेनिफिट दे रहा है। पहले 3 साल की सज़ा होती थी, अब 1 साल की सज़ा होगी। तो क्या ये वाला एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज आर्टिकल 21 के जरिए हिट होगा? नहीं होगा। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 का इफेक्ट ऐसे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज पे नहीं पड़ेगा जो एक्यूज्ड को बेनिफिट देता हो। अगर कानून पास हो गया और कानून पास होकर बोल दिया गया कि अडल्ट्री क्राइम नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी क्राइम नहीं है, ऑफेंस नहीं है, अगर अब अपराध नहीं है तो वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, जिन्होंने आज से पहले क्राइम किया था और आज के बाद करेंगे, क्योंकि वो बेनिफिशियल है। वो आर्टिकल 20 के जरिए मनाही नहीं होगी। अगर नुकसान वाला एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज है, एक ऐसा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है जो किसी काम को अपराध बना देता है या किसी अपराध की सजा बढ़ा देता है, उसके ऊपर आर्टिकल 20 एप्लीकेबल होगा। वो कानून व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। पर अगर कानून व्यक्ति को फायदा दे रहा हो तो यस, दैट इज अलाउड बाय द लॉ। दैट पर्टिकुलर बेनिफिशियल एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ विल नॉट बी हिट बाय द आर्टिकल 20 क्लॉज 1। उसी तरह डी भी कर लेते हैं। डी जो है वो है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज रिगार्डिंग ट्रायल प्रोसीजर कि एक ऐसा कानून बनाया जिसके जरिए काम होने के बाद, कोई एक्ट होने के बाद, ऑफेंस होने के बाद उसका प्रोसीजर चेंज कर दिया गया। तो क्या होगा? क्या ऐसा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यहाँ से हिट होगा? नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा, ये भी कानून यहाँ से हिट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे देश में रेप जो है उसके केस बढ़ते जा रहे हैं, या चोरी के केस मान लो बढ़ते जा रहे हैं, और क्या किया गवर्नमेंट ने? अमेंडमेंट लाई और चोरी के लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बना दिया कि भाई जितने भी चोरी के केस हैं वो इस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल में जाएंगे और ये पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल केस को सुनेगा। या चोरी के छोड़ो, टैक्स के मैटर ले लो, टैक्स का बहुत ज़्यादा क्या होता है? टैक्स का फ्रॉड किया जाता है, बहुत ज़्यादा टैक्स को चोरी किया जाता है। मान लो गवर्नमेंट ने देखा बहुत सारे केसेस आ रहे हैं टैक्स के इवेजन के, तो एक पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल बना दिया गया और कहा कि जितने भी केसेस हैं वो सारे ट्राइब्यूनल सुनेगा, स्पीडी सुनेगा, जल्दी सुनेगा, और ये लॉन्ग प्रोसीजर से बाउंड नहीं होगा, जल्दी केस का निपटारा कर देगा। एक्ट जब पास हुआ था उस टाइम प्रोसीजर अलग था, अब प्रोसीजर नया बना दिया गया और कहा गया कि जो एक्ट पहले हो गए हैं वो भी इस प्रोसीजर के अंडर आएंगे। मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ तो है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यही होता है। तो क्या आर्टिकल 20 के जरिए ऐसा एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो ट्रायल का प्रोसीजर चेंज कर देता हो, जो किसी ट्रायल का या किसी केस का प्रोसीजर चेंज कर देता हो, उसको हिट करेगा आर्टिकल 20 क्लॉज 1? नहीं करेगा।
नहीं करेगा। आर्टिकल 20 क्लोज 1 में मेरे दोस्तों बस ये याद रखो, दो ही तरह के एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की मनाही है, से प्रोटेक्शन मिली हुई है। वो कौन से एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज है? पहला वो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज जो किसी चीज़ को अपराध बना देता है उस काम के करने के बाद, और दूसरा वो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज जो किसी के काम करने के बाद, उस ऑफेंस के होने के बाद उसकी पनिशमेंट बढ़ा देता है। इसके अलावा बेनिफिशियल एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ हो या ट्रायल का प्रोसीजर चेंज करने वाला एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ हो, उससे आर्टिकल 20 का कुछ लेना देना नहीं है। आई होप आपको आर्टिकल 20 का क्लोज 1 समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में क्लोज 2 डिस्कस करेंगे, क्लोज 3 डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू।